हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आइए आज पढ़ते हैं भारतीय राजव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। आपको एनटीपीसी ग्रुप डी और प्लस में एसएससी में आपको ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। आइए पहला क्वेश्चन संवैधानिक विकास एवं व्यवस्था से। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? विट्ठल भाई पटेल। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल रहे थे। देखिए, विट्ठल भाई पटेल एक भारतीय राजनीतिक नेता, स्वराज पार्टी के सह संस्थापक और सरदार पटेल के बड़े भाई थे। विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? मूलतः 395 अनुच्छेद थे। इसके बारे में देखते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा पारित हुआ और इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। भारत का संविधान विश्व के गणतांत्रिक देशों में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान निर्माण के समय इसमें कुल 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे और 14 भाषाएं उल्लिखित थी। आगे आते हैं। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? तो हम जानते हैं संविधान की नम्रता न होना ये गलत बात है, जबकि अखिल भारतीय सेवा इसमें है, इसकी विशेषता है। प्रतिनिधित्व की असमानता है और सशक्त केंद्र है। देखिए, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में दिया वर्णित है। किसमें? अनुच्छेद 312 में दिया हुआ है या वर्णित है अखिल भारतीय सेवाएं। प्रतिनिधित्व की असमानता बोले तो राज्यसभा में अनुसूची 4 में वर्णित है प्रतिनिधित्व की असमानता। सशक्त केंद्र, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति 155 में वर्णित है, अनुच्छेद 155 में वर्णित है। राज्य सूची पर केंद्रों को कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 249 में वर्णित है। आपातकालीन प्रावधान 352 से 360 के बीच 352 से 360 में वर्णित है आपातकालीन प्रावधान। भारत का संविधान न तो लचीला और न ही कठोर, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। तो ये इसकी एकात्मक विशेषता है, जबकि ये गलत है। आगे आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट है, सभी को पढ़ना। भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो भारत में संसदीय सरकार है। राजतंत्र ये नहीं है, संप्रदायवाद ये भी नहीं है, अल्पतंत्रीय ये भी नहीं है। तो कौन सी है? संसदीय सरकार है। आइए इसके बारे में देखते हैं। भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की गई है। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपने लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे भारत के सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है डी सही, बहुस्तरीय सरकार संघ, राज्य और स्थानीय का परिणाम है। देखिए, संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम संघ, राज्य और स्थानीय शासन को कहा जा सकता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा, बहुस्तरीय सरकार संघ, राज्य और स्थानीय से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? सामंतशाही को प्रोत्साहन, ये
भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संघवाद की स्थापना, सरकार का संसदीय स्वरूप, मूल अधिकार, ये संविधान की विशेषताएं हैं। देखिए, संघवाद की स्थापना, सरकार का संसदीय स्वरूप, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व आदि भारतीय संविधान की विशेषता है, जबकि सामंतशाही को प्रोत्साहन भारतीय संविधान का अंग नहीं है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? कौन सी सही है? द्वैध शासन। कौन सी विशेषता सही है? द्वैध शासन। देखिए, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था की विशेषता, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में विभाजन, और लिखित एवं कठोर संविधान, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय, द्विसदनीय व्यवस्थापिका, दोहरी शासन प्रणाली इत्यादि भारतीय संविधान की विशेषता है। जबकि हम जानते हैं कौन कौन सी नहीं है। संसद के निम्न सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, ये गलत है। संसद के उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, ये भी गलत है। दोहरी नागरिकता, ये भी गलत है, क्योंकि इकहरी नागरिकता है भारत के अंदर में। जबकि ये सही है, द्वैध शासन। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषता ली गई है? तो भारतीय संविधान में 10 देशों की विशेषता है, 10 देशों से ली गई है। देखिए क्या क्या ली गई है। संयुक्त राज्य कहाँ से ली गई है, कौन कौन से देशों से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, जापान से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, कनाडा से, रूस से और दक्षिणी अफ्रीका से। इन देशों से भारत के संविधान में विशेषता है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए है, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है। इस प्रकार सभी देशों बोले से 10 देशों से विशेषताएं ली गई है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9वीं पे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था सबसे पहले एम.एन. रॉय ने, बोले तो मानवेंद्र नाथ रॉय ने। किसने? मानवेंद्र नाथ ने सबसे पहले संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव रखा था। कब रखा था? 1934 ईस्वी में। व्यक्तिगत रूप से सबसे पहले मानवेंद्र नाथ राय ने रखा था। आइए इसके बारे में विवरण से देखते हैं। भारत में औपचारिक रूप से एम.एन. राय द्वारा भारत के लिए संविधान सभा के गठन 1934 का प्रस्ताव रखा था, 1934 में रखा था। और 31 दिसंबर 1934 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर अधिवेशन में संविधान सभा के बारे में जिक्र किया गया था। साल 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को पूरी तरह से स्वीकार किया था, लेकिन 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक रूप दिया गया। तो याद रखना, सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव एम.एन. रॉय ने रखा था, और जबकि संस्थागत रूप से किसने रखा था? स्वराज पार्टी ने रखा था। 1924 में स्वराज पार्टी ने रखा था, संस्था ने। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो निर्धारित न्यूनतम आयु 14 वर्ष है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, और 23 में क्या है? बालाश्रम है। तो 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, जिसमें इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु 14 वर्ष है। हालांकि यह किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा गैर जोखिम युक्त कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। बाल श्रम अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। आगे आते हैं। भारत में संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे?
संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि आपको पता है अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो देखिए इसके बारे में, राजेंद्र प्रसाद जी इनके बारे में, भारत के संविधान के संदर्भ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, जबकि आपको पता है सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। तो पूछा जाता है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? 9 दिसंबर 1946 को कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। स्थायी अध्यक्ष आए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे आते हैं, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? याद रखना, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। इसके बारे में और देख लेते हैं। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इसमें 7 सदस्य थे। मसौदा समिति को ही हम प्रारूप समिति कहते हैं। याद रखना, मसौदा समिति को ही हम क्या कहते हैं? प्रारूप समिति। और इसके 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष था। कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। कब तैयार किया गया था? 29 अगस्त 1947 को, और इसकी बैठक हुई थी 30 अगस्त 1947 को। प्रथम बैठक 30 अगस्त को ही थी। राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधा अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है? तो यह संघवाद कहलाता है। संघवाद में यह विधि कौन सी है? कौन सी विधा है? संघवाद है, जिसमें अखंडता को बनाए रखने का प्रावधान मिलता है संघवाद में। देखिए, देश में शासन को चलाने के लिए शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत संघवाद कहलाता है। आगे आते हैं, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में वर्णित है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक होना। कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति दी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट आते हैं 15वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? तो कौन सा है? संघवाद, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है? सांकेतिक शब्द देश में सरकारों के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्रों में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? तो कौन सी विशेषता है? संघवाद। कौन सी है? संघवाद। आगे आते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बैठक में
अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को कौन आ गए थे? राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो आप जानते हैं मसौदा समिति में एक अध्यक्ष था और 6 अन्य सदस्य थे, कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो आपको पता है A.B. ठक्कर नहीं थे, जबकि डॉक्टर K.M. मुंशी थे, कन्हैयालाल मुंशी, N. गोपाल स्वामी अय्यर थे और सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये भी थे। तो देखिए 7 सदस्यों के नाम। संविधान सभा की प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और एन माधवराव और B.L. मित्र के स्थान पर कौन आ गए थे? T.T. कृष्णाचारी। और D.P. खेतान की मृत्यु के बाद T.T. कृष्णाचारी आए थे और एन माधव B.L. मित्र ने त्यागपत्र देने के बाद आए थे। अतः स्पष्ट है कि A.B. ठक्कर भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति की अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी को ही मसौदा समिति कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव बोले तो ऑब्जेक्टिव्स रेवोल्यूशन ये किया गया था 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने। आगे आते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? तो लगभग 3 वर्ष लगभग पूछा है। लगभग आपको पता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, तो लगभग 3 वर्ष। आगे आते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? विदेश मंत्री पूछा जाता है तो जवाहरलाल नेहरू थे विदेश मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे और बीबी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति रहे थे। बीबी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति रहे थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे थे। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट R.K. षणमुखम चेट्टी ने किया था। किसने किया था? R.K. षणमुखम चेट्टी ने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। पहला केंद्रीय बजट R.K. षणमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। कब किया था? 26 नवंबर 1947 को पेश किया था R.K. षणमुखम चेट्टी ने, जो वित्त मंत्री थे। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन किया था। तो ये किया था 29 अगस्त 1947 को प्रथम बैठक हुई थी 30 अगस्त 1947 को। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। आगे आते हैं, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है। एम एन रॉय ने, मानवेंद्र नाथ रॉय ने। कब आया था? 1934 में। आगे आते हैं, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी बोले तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे।
H.C. मुखर्जी मतलब हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे, जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। देखिए, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा में हरेंद्र कुमार मुखर्जी 11 दिसंबर 1946 को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, जबकि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1947 में पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था क्या? बिल्कुल कहा जाता था, क्योंकि 1930 में पहली बार मना लिया गया था इसको। देखिए, 1947 से पहले भारत में जब भी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। आज स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं। तो पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराया गया पूर्ण स्वराज की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी, और स्वतंत्रता के उपरांत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, और एवं 26 जनवरी को क्या मनाया गया? गणतंत्र दिवस। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली बोले तो कम्युनल इलेक्टेड सिस्टम सबसे पहले द्वारा शुरू की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले मार्लिमेंटो रिफॉर्म्स 1919 के द्वारा शुरू की गई थी। देखिए, 1919 में अधिनियम को मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। देखिए, मार्ले कौन थे, मिंटो कौन थे? मार्ले सचिव थे और मिंटो भारत के क्या थे? वायसराय थे। और इन्होंने क्या किया था? सांप्रदायिक मुस्लिमों के लिए क्या किया था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था? तो किसने किया था? केशवानंद भारतीयवाद ने क्या कहा था? संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था। देखिए, 1973 में केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने यह कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु उसके मूल ढांचे में क्षति पहुंचाए बिना। यदि कोई संविधान संशोधन किया जाता है और उसके मूल ढांचे को क्षति पहुंचाता है, तो इस संविधान संशोधन को न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। संविधान संरचना के कुछ मूलभूत तत्वों में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता। कौन कौन से? संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का बंटवारा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। इनमें संसद क्या नहीं करेगी? संशोधन नहीं करेगी। इसकी संरचना में बदलाव नहीं किया जाएगा। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसमें आपको पता है कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 प्रांतों के प्रतिनिधित्व और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? 292 प्रांतों के प्रतिनिधित्व और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। टोटल कितने थे? 389। आगे आते हैं। देखिए, मैं आपको इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है कि इसमें आपको गड़बड़ हो सकती है। संविधान सभा की स्थापना 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत की गई थी। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इसमें 292 प्रांतों के प्रतिनिधि, 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि तथा
4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तत्पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया और एच सी मुखर्जी को उपसभापति नियुक्त किया गया। संविधान सभा की पहली कार्रवाई पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू की गई थी। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति पर आधारित कौन सा था? तो वह कौन सा रिपोर्ट पर आधारित था? कौन सा अधिनियम था? तो ये था विनियमन अधिनियम 1773। विनियमन अधिनियम 1773 लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति रिपोर्ट पर आधारित है। देखिए इसके बारे में, 1773 का विनियमन अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में पहला मील का पत्थर था, जिसे लॉर्ड नॉर्थ या फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ नियम स्थापित करने के लिए पेश किया गया था। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद 22 भाषा वर्णित है, 22 अनुसूचियाँ वर्णित हैं। भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषा है और 12 अनुसूचियाँ हैं। वही अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना और सबसे छोटा संविधान है। संविधान के अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया था जिसे भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था तथा इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। वह भारत एक गणराज्य देश बना। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान के मसौदा समिति अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह कई संविधानों का मिश्रण है। आपको पता है 10 देशों से लिया गया है। देखिए, भारतीय संविधान कई संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से है या तो शब्दवत ले लिए गए या फिर उनमें कुछ थोड़ा परिवर्तन करके साथ मिला लिया। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से किया गया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसके द्वारा प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को
पूर्ण रूप से लागू किया गया था, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। भारत का संविधान लागू हुआ था, कब से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। आगे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, तो कब हुआ था? 26 नवंबर 1946 को। तो किसके तहत ये पूछा है? तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान का निर्माण हुआ था। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को की थी। कहाँ पे की थी? इसको भी देख लीजिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा की पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था संविधान सभा ने। और इसके बारे में आप कौन नहीं जानते, सब जानते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं? सबसे ऊपर केसरिया होता है, बीच में सफ़ेद होता है, नीचे गहरा हरे रंग का होता है। और इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे तो 3:2 है। और इसमें 24 तीलियां नीले रंग की है, अशोक चक्र वाला। आगे, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक पूछ लिया तो ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। देख लीजिए, अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में स्थित अशोक की लाट से लिया गया। इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए बैठे हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड। याद रखना, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कभी भी। 4 शेर है, चारों दिशाओं में बैठे हुए हैं, और एक गोल आधार है जिस पर क्या है? एक हाथी है, एक घोड़ा है, एक सांड है और एक सिंह बने हैं। सिंह स्तंभ के आधार पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। आप जानते हो, राजा का बेटा राजा बनना चाहिए, ये भारत के अंदर नहीं है। तो गणतांत्रिक है, बोले तो जनता उसको चुनकर प्रतिनिधित्व बनाकर खड़ा करेगी, वही राजा बनेगा, वही राष्ट्रपति बनेगा। तो आप जानते हो इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है भारत के अंदर। आगे आते हैं, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? तो गणतंत्र का मतलब है राज्य का प्रमुख उनके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। जो राज्य का प्रमुख होता है वो लोगों द्वारा चुना जाता है, इसलिए भारत एक गणतंत्र देश है। नीचे छोड़िए दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, वहीं बता दूंगा। संविधान सभा भारतीय संविधान के स्रोत देखिए, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया था? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए थे। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जिसका उद्देश्य
भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? तो डायरेक्ट पूछा गया कहाँ से लिया गया है, तो ये मूल कर्तव्यों को लिया गया है रूस से, यूएसएसआर से। आगे आते हैं। देखिए मूल कर्तव्यों के बारे में आपको पता है, कहीं एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान बोले सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है और किस संविधान में उल्लेखित नागरिक कर्तव्यों के आधार लिया गया है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4A में किया गया है, जिसकी संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है। तो कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 है। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड कहाँ से लिए गए हैं? तो वही क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से, बोले तो सोवियत संघ से। देखिए थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कहाँ कहाँ से कुछ लिया गया है। इंग्लैंड से क्या लिया गया है? संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता। रूस से क्या लिया गया है? यूएसएसआर से, बोले तो सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं ये रूस से। जर्मनी से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ जर्मनी से लिए गए हैं। और अमेरिका से मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और वित्तीय आपात, ये अमेरिका से लिए गए हैं। भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये अर्धसंघीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। देखिए भारत संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली कनाडा के संविधान से ली गई है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी आधिकारिक केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति आदि विशेषताएं भी कनाडा के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है? तो यूनाइटेड किंगडम बोले तो अमेरिका से ली गई है। कौन सी? एकल नागरिकता, आपको पता है। ये मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। नीति निर्देशक आयरलैंड से लिए गए हैं। आइए, भारत में संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान यूनाइटेड किंगडम बोले तो अमेरिका से लिए गए, ब्रिटेन से लिए गए हैं। एकल नागरिकता एक व्यक्ति को एक समय में केवल एक देश का ही नागरिक होने की अनुमति देता है। भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद वर्णन है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के प्रावधानों के अंगीकरण हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान पर विचार किया गया है? तो ये किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से। दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के उच्च आदर्शों का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ध्यान रहे कि भारतीय संविधान में इन तीनों को लोकतंत्र की आत्मा के तौर पर परिभाषित किया गया है। इनके बिना किसी स्वतंत्रता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये अभी आपने देखा फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? डेनमार्क का संविधान, आपको पता है केवल 10 देशों से लिए गए हैं, इनमें डेनमार्क शामिल नहीं है। डेनमार्क का संविधान भारतीय संविधान स्रोत में शामिल नहीं है, आपको पता है। आगे आते हैं, यूएसए मतलब बोले तो रूस, यूएसए, अमेरिका से कहाँ से क्या क्या चीज़ लिए गए हैं? मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, न्याय पुनरावलोकन का सिद्धांत, ये अमेरिका से लिए गए हैं। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ली गई है और आयरलैंड से
राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत, ये आयरलैंड से लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय शासन पद्धति, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि का शासन और एकल नागरिकता, ये ब्रिटेन से ली गई है। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया है। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधानों को दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी के संविधान से लिया गया है। देखिए, आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 358 तथा 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान कहाँ से? यूएसएसआर से, बोले तो सोवियत संघ से लिया गया है पंचवर्षीय योजना का प्रावधान। पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किससे? यूएसएसआर से, बोले तो सोवियत संघ से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है। और देखिए, पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी और कब शुरू की गई थी? 1951 से 1956 तक। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकृत किए गए थे? तो मौलिक अधिकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका से किए गए थे मौलिक अधिकार। आगे आते हैं, भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन, बोले तो रूल ऑफ लॉ का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? तो संविधान में विधिपूर्ण शासन ब्रिटेन से लिया गया है। किससे? ब्रिटेन से लिया गया है। देखिए, भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार ब्रिटेन संविधान से लिया गया है। यह सिद्धांत कानून के समक्ष सभी लोगों को समता प्रदान करता है। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है। तो किस से? कनाडा से। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा कनाडा से ली गई है। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, बोले तो सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। आगे आते हैं, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? तो ये यूके से ली गई है। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। आगे आते हैं, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई है? तो ये इंग्लैंड से ली गई है। संसदीय सरकार की अवधारणा, संसदीय शासन की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किससे? तो भाईचारे की भावना फ्रांस से ली गई है। आगे आते हैं, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किससे? तो सीधा सा है, काफ़ी बार पूछा गया है, सोवियत संघ से ली गई है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से? सोवियत संघ से, रूस से। आपको पता है 51 के में जोड़ा गया है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मूल कर्तव्य हैं 11 है। और 11वां कब जोड़ा गया था? 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा। ये आपको बता दिया मैंने पहले ही। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं जर्मनी से।
जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं। देखिए भारतीय संविधान के भाग 18 में, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन से ज़्यादा व्याख्या इंपॉर्टेंट है इसकी। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है, जिसका सोर्स जर्मनी का बीमर संविधान है, जिसके तहत 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है, जबकि मौलिक अधिकारों के प्रावधान का सोर्स संयुक्त राज्य अमेरिका है, संघीय व्यवस्था का स्रोत कनाडा है और संसदीय शासन प्रणाली तथा विधि का शासन ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? भारतीय समाज की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? तो ये रशियन क्रांति से प्राप्त करता है, रूस की क्रांति से। आगे आते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी। संघ एवं राज्य क्षेत्र। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना है? तो तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। देखिए तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना। कब बना? 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना आंध्र प्रदेश से अलग होकर। यह राज्य भारत के हैदराबाद नामक रजवाड़े के तेलुगु भाषी क्षेत्र से मिलकर बना है। तेलंगाना शब्द का अर्थ होता है तेलुगु भाषाइयों की भूमि। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो कौन होता है? उपराज्यपाल होता है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से उपराज्यपाल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपको ये आंसर नहीं बताता तो आप पे भी नहीं आता ये। देखिए मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन वास्तव में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए प्रभारी बोले तो उपराज्यपाल अथवा लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा नियंत्रित होता है। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें पुदुचेरी और दिल्ली में विधानसभा गठित है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा अभी निलंबित स्थिति में है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1960 को। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन 1960 को किया गया था। 1960 में महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों का गठन किया गया था। 1963 में नागालैंड, 1966 में पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन, 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन 1972 में किया गया था। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? कौन है? संसद। संसद राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए अधिकृत है। ये नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र में विस्तार कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना बढ़ाना, ये इसका काम है, और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 3, याद रखना। इसमें क्या क्या काम कर सकती है? ये काम सभी कर सकती है संसद। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना? तो कौन सा बना? तेलंगाना। रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे आते हैं, तेलंगाना भारत का कौन सा 29वां राज्य? आगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? तो किस में है? अनुच्छेद 1 में वर्णित है। आगे आते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है? किसका? जम्मू कश्मीर का। लेकिन अभी इसको हटा दिया गया है।
देखिए इसको समाप्त कर दिया गया है 35A और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है। दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है, तो उस वक्त की बात है 29 राज्य थे, लेकिन फिलहाल अभी कितने हैं, 28 हैं। आइए, सन में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था। अभी कब हुआ था, अभी है तो 1950 में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था। देखो कैसे पूछा एग्जामिनर कैसे सवाल करता है, तो वो आपको सोच समझ के जवाब देना होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, तो किसका, 371A में नागालैंड के बारे में वर्णित है। देखिए 371A में नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है, जबकि अन्य के बारे में देखिए महाराष्ट्र और गुजरात ये 371 में वर्णित है। नागालैंड के बारे में 371A में, असम के बारे में 371B में, मणिपुर में 371C में, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना 371D में इनके बारे में वर्णित है। खालिस्तान 1949 में भारत का हिस्सा बना था, तो कौन सा, त्रिपुरा 1949 में भारत का हिस्सा बना था। देखिए सिक्किम को कब बनाया गया था, आपको पता है 1975 में। स्वतंत्रता के पश्चात त्रिपुरा 1949 में भारत का हिस्सा बना तथा 1 जुलाई 1963 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आगे चलकर 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। आगे आते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है भाग 8। भाग 8 में भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेशों तथा प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान है। आगे आते हैं, 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन किया गया था। 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन किया गया था। देखिए मेघालय 21 जनवरी 1972 को, तेलंगाना 2 जून 2014 को, उड़ीसा 26 जनवरी 1950 को, गोवा 30 जनवरी 1987 को। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनवाया गया है, तो कौन सा, तेलंगाना 2014 में। आगे आते हैं, एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना। ये क्वेश्चन बार बार में रिपीटेड हो रहा है। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना, तो सिक्किम 1975 में बना था। ये 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया था, जबकि 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था, 36वें संविधान संशोधन द्वारा। पूछा जाता है संविधान काफ़ी बार। किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था, तो गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प 1967 में दिया गया था। देखिए 16 जून 1967 को श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में गोवा ओपिनियन पोल करवाया गया। यह संपूर्ण देश में करवाया गया था। यह प्रथम ओपिनियन पोल था जो गोवा के महाराष्ट्र में विलय के विरुद्ध था। आगे आते हैं, अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल। देखिए पहला क्वेश्चन 94 क्वेश्चन, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है, तो ये 7वीं सूची में सम्मिलित है। राज्य सूची, समवर्ती सूची एवं संघ सूची किस में वर्णित है, 7वीं अनुसूची में है।
7वीं अनुसूची को सूचियों की सूची कहा जाता है। आगे देखिए, 10वीं अनुसूची में दल बदल प्रणाली वर्णित है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची वर्णित है। 8वीं अनुसूची में राज्य भाषा से संबंधित है। कितनी भाषाएं हैं, कितनी राज्य भाषाएं हैं? 22 राज्य भाषाएं हैं संविधान में। और 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो किस में है? 8वीं अनुसूची में है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। इनके बारे में देखते हैं तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें सिंधी भाषा को विलय किया गया। 1972 में 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें कोंकणी मणिपुरी नेपाली को संविधान में विलय किया गया। और 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को अनुसूची में शामिल किया गया था। आगे आते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है? तो ये 22 भागों को समूहबद्ध किया गया था भारतीय संविधान में। आगे आते हैं, भारतीय संविधान में 22 भाग और 12 अनुसूची है। कहाँ है ऑप्शन? दोस्तों इसमें ऑप्शन, हाँ, अभी फ़िलहाल की कंडीशन में पूछा गया है। तो पहले 22 भाग थे, लेकिन अभी जो पूछा गया है भारतीय संविधान में कितने हैं? 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। देखिए, वर्तमान मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, लेकिन बाद में संशोधन हुए थे। बाद में संशोधन के द्वारा 3 नए भागों को सम्मिलित किया गया, जिसमें वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हो गई है। हालांकि अभी भी संविधान में कुल 22 भाग ही है, किंतु जब उपभोगों को जोड़ा जाता है तो 25 भाग हो जाते हैं। तो दोस्तों इस ऑप्शन में कौन सा माना गया है? ये माना गया है, क्योंकि आपको पता है ये हो नहीं सकता क्योंकि 12 अनुसूची है। ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 10 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ, उल्टा सीधा कर दिया, तो ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा माना था? 25 और 12। अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों के साथ में कितने अनुच्छेद हैं? तो कितने अनुच्छेद हैं? 448। 2022 तक कितने मान लिए? 448 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं, जबकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को 3 सूचियों के रूप में दर्शाया गया है। देखिए, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को 3 सूचियों के रूप में दर्शाया गया है। अर्थात भारतीय संविधान में केंद्र के बीच विधायी शक्तियों के रूप में 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं। प्रथम संघ सूची, जिसमें रक्षा, संचार, विदेशी नीति आदि का उल्लेख किया गया है, जहां केवल केंद्र के कानून प्रभावी हैं। द्वितीय राज्य सूची है, जिसमें स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, सार्वजनिक व्यवस्था आदि का उल्लेख है, जहां राज्य सरकार के कानून बनाने की शक्ति है। तीसरी संवर्ती सूची है, जहां संसद, राज्य विधायिका दोनों कानून बना सकती है। राज्यों के कानून पर आपत्ति की स्थिति में संसद को यह शक्ति है कि वह स्वयं कानून बनाए जो सभी राज्यों पर लागू होगा। कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। अनुच्छेद 279 में अनुच्छेद 279 में इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 279
वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है? देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279A वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है। इसमें वस्तु एवं सेवा कर परिषद की संरचना, शक्तियों एवं कार्यों से संबंधित अन्य प्रावधान भी है। इसका गठन 101वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो किस में है? सरकार का संसदीय स्वरूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों, जनजातियों की अनुसूची जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रावधान करता है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 341। 341 में संसद को जातियों, उपजातियों, जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। आगे आते हैं। संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इस सामान्य नियम का अपवाद है? तो दोस्तों ये दूसरा गलत है। इस क्वेश्चन को छोड़िए क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा सार नहीं है, फिलहाल तुम पक जाओगे इससे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको पता है अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से संबंधित है। आगे आते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? तो किस में? अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 में भारत के राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो ये समवर्ती सूची में बनाते हैं जिसमें राज्य एवं संघ दोनों कानून बना सकती है। आगे आते हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। शिक्षा को भारतीय संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? तो ये समवर्ती सूची में रखा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। देखिए, अनुच्छेद 21 इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21A में अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। याद रखना 21A बहुत इम्पोर्टेंट है और 21 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है ये 21A संविधान संशोधन। जीने का अधिकार बोले तो राइट टू लाइफ भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 21। जीने का अधिकार ये अनुच्छेद 21 में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो ये शिक्षा का अधिकार है। अभी आपको बताया था ऊपर, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था 21 से, और इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। तो याद रखना ये शिक्षा का अधिकार है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत के संविधान में
निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? तो ये अनुच्छेद 21A में। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? किसमें? अनुच्छेद 21 में, जिसमें क्या दिया गया? जीवन जीने की सुरक्षा एवं व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है अनुच्छेद 21 में। जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो ये अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 में। इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार आ रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार? अभी आपको फिर से 21 अनुच्छेद 21 में। आगे आते हैं, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो ये अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसम्राट बोले तो स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? तो किस में है? अनुच्छेद 20 में। बोले तो जीवन जीने का अधिकार है 20 में, 21 में, सॉरी 20 में। 20 में क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसम्राट बोले तो स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण, स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण ये साक्ष्य है अनुच्छेद 20 में। प्राण एवं देह तो किसमें? 21 में है। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो इसके एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्बाध मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो ये निर्दिष्ट किया गया है अनुच्छेद 43 में। तो याद रखना, निर्बाध मजदूरी किस में वर्णित है? अनुच्छेद 43 में। भारतीय संविधान के भाग 4 में भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसमें राज्य के नीति निर्देशक के तत्व बोले तो DPS भी शामिल है। इस सिद्धांतों का उल्लेख लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है, भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में यह प्रावधान है कि राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 51 में वर्णित है। देखिए, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति दी हुई है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। और अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अनिवार्य था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है और इसे 300A में रख दिया गया है संविधान के संपत्ति को। आगे अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से। आगे आइए, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में
न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। तो किस में है? अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? किसमें? अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में। देखिए, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया है, जो मौलिक अधिकारों का रक्षक एवं गारंटीकर्ता की भूमिका प्रदान करता है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं? किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं? तो किसके तहत? अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी, बोले तो आदेश जारी कर सकते हैं। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है अनुच्छेद 56। याद रखना, इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से पूछा है, तो कार्यकाल से अनुच्छेद 56 है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि का, बोले तो कार्यकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है और अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति से संबंधित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित तो 54 है, जबकि निर्वाचन की पद्धति से संबंधित है 55। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? तो 280 वित्त आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जा सकता है। नेक्स्ट, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये अभी पहले रिपीटेड क्वेश्चन है। 371A नागालैंड से संबंधित है। ये आपको पहले भी बता दिए, अब दोबारा देख लेना एक बार और। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन है? तो ये अनुच्छेद 3 में है। ये भी मैंने आपको पूर्व में बता दिया है, सेम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है? तो कौन सा? अरुणाचल प्रदेश 6वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। और कौन कौन से 6वीं अनुसूची में आते हैं, इनको देख लीजिए। देखिए, कौन कौन से हैं 6वीं अनुसूची में? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा इन राज्यों में जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा प्रावधान करती है 6वीं अनुसूची। 44वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया गया है? तो ये 44वें संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? अनुच्छेद 300A। संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था, उसको उठा के कहाँ रख दिया गया? अनुच्छेद 300A में। आगे आते हैं, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। आगे आते हैं, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो मनी बिल को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। भारतीय संविधान में मनी बिल को अनुच्छेद 110 में वर्णित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य है।
अनुच्छेद 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार उल्लेखित है। और ये इसमें है अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता समानता, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख, अनुच्छेद 23 से 24 तक में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख। आगे आते हैं अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख, अनुच्छेद 29 से 30 तक में अल्पसंख्यक वर्गों की संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो ये अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। अस्पृश्यता से संबंधित है अनुच्छेद 17। संविधान की निम्न अनुच्छेद में से कौन सा हमें समानता का अधिकार प्रदान करता है, तो समानता का अधिकार हमें अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन पर है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है, तो किस में है, अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, 2020 तक कितने हैं, 448। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे 22 अध्यायों में विभाजित किया गया था। भारत के संविधान के लागू होने के समय इनमें मूलभूत कितने अनुच्छेद थे, तो कितने थे, 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है, तो कौन सा है, अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान का ये अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों की समुदाय से स्वतंत्रता से अधिकार है। और अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है, तो ये अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगी, तो किस में है, अनुच्छेद 40 में यह वर्णित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगी। देखिए अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन दिया गया है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन है। अनुच्छेद 43 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है, तो कौन सा है, अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। देखिए अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 23 में बालाश्रम का प्रतिषेध है, मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम का प्रतिषेध है 23 में। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अनुच्छेद 23 में उपाधियों का अनुच्छेद 28 में उपाधियों का अंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो किस में है? पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित अनुच्छेद 243 में दिया है। देखिए, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। और अनुच्छेद 270 में उद्ग्रहित कर और उनका राज्यों तथा संघ के बीच वितरण है। देखिए, 270 क्या कहता है? उद्ग्रहित कर और उनका राज्यों तथा संघ के बीच वितरण। अनुच्छेद 243 पंचायत एवं नगर पालिका के गठन, संरक्षण, शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243 243 इंपॉर्टेंट है। पंचायत एवं नगर पालिका के गठन, संरक्षण, शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व से संबंधित है ये प्रावधान। अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट, बोले तो केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में अनुच्छेद 112 में संदर्भित किया गया है। देखिए, अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट को बोले तो वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 102 में संसद सदस्यों की योग्यता है। अनुच्छेद 1 में संसद में स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 113 में संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो किस में वर्णित है यह? राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 263 में वर्णित है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 261 में सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्याय कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। वित्तीय आपातकाल बोले तो फाइनेंशियल इमरजेंसी संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब तक की जा सकती है जब राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व को खतरा है। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 में संबंधित है। किससे संबंधित है? संविधान के संशोधन से। याद रखिएगा, अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन से संबंधित है, जिसे संविधान के भाग 20 में रखा गया है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने के आशय वाले विधेयक दो प्रकार के होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368(2) में विधित संसद के विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन। आगे, संसद के विशेष बहुमत एवं कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। संविधान संशोधन का एक अन्य प्रावधान है जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता। संसद में साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन। अतः संविधान संशोधन कुल 3 प्रकार के किए जाते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है? तो किस में है? अनुच्छेद 368 में, भाग 20 में है। यह संविधान संशोधन के लिए बना है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं।
निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? तो किसमें है? राज्यों के विधान परिषदों के गठन के प्रावधान अनुच्छेद 169 में है। राज्यों के विधान परिषदों के गठन का अनुच्छेद 169 में वर्णित है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। तो याद रखना, उच्चतम न्यायालय पूछा है तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21 जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों को अस्थायी, परिवर्ती और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, के तहत विशेष दर्जा प्राप्त नहीं किया गया है? तो किसको प्राप्त नहीं किया गया? हिमाचल प्रदेश को नहीं किया गया है, जबकि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आपको पहले बता चुका हूँ इनको मैं 371 के बारे में। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन से संबंधित है। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है दूसरी अनुसूची। आइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति अनुच्छेद 123 में वर्णित है, जबकि राज्यपाल को 213 में है। राज्यपाल को 213 में है और राष्ट्रपति को किस में है? 123 में। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद कौन सा है? 23 और 24। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, देखिए अनुच्छेद 23 और 24। 23 में दुर्व्यवहार, बालाश्रम का प्रतिषेध है। 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं देह स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 19 में वाक बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? तो ये 1954 में जोड़ा गया था, लेकिन अभी निरसित कर दिया गया है, इसको समाप्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामले में अफसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? तो ये अनुच्छेद 16 में अफसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में समान अवसर का अधिकार, रोजगार के समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों की संरक्षण की गारंटी देता है? तो पहले भी बता चुका हूं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो किस में है? अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक से संबंधित है। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 162वां, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? तो किस में है? पहली में है। पहली अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत। 356 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली विफल होने पर उस दशा में राज्य का शासन संभाल सकता है।
उसमें वह राष्ट्रपति राज्यपाल को आदेश देकर उस पर नियम चलाकर क्या करता है, अधिकार करता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है उसमें। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है, तो किसको, अनुच्छेद 366 में एंग्लो इंडियन समुदाय को है, जो फिलहाल अभी इनको हटा दिए गए हैं, एंग्लो इंडियन को। आइए, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया है। आगे आते हैं, संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है, तो इसमें प्रधानमंत्री को अवगत करवाने के कर्तव्य से संबंधित है, प्रधानमंत्री को अवगत करवाने के कर्तव्य से संबंधित है अनुच्छेद 78। देखिए, अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य हुआ कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनों संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सुनिश्चित करे तथा जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। अनुच्छेद 78 में क्या है, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सूचनाएं देने का अधिकार है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति तक सूचना देने का अधिकार है, जो भी कर्तव्य है उसको अनुपालन करना होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं, तो ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। देखिए, अनुच्छेद 48 में ग्राम पंचायतों का गठन है, अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है, अनुच्छेद 48 पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 48 के, और अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा से संबंधित है, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 51। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, तो कौन सा है, अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। इसके बारे में देखिए, आप जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा याद होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, जिसमें चुनाव के तरीके एवं योग्यताओं की चर्चा की गई है। वहीं अनुच्छेद 62 का संबंध राष्ट्रपति के पद में रिक्ति, अनुच्छेद 64 का संबंध उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के संबंध तथा अनुच्छेद 68 का संबंध उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति से है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बाल श्रम के रोकथाम से संबंधित है, तो अभी आपको बताया था अनुच्छेद 23 बाला श्रम के रोकथाम से संबंधित है, और अनुच्छेद 24 में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते। 170वां, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, तो किस में है, 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या किसके बारे में है, तो ये दल बदल विरोधी है। देखिए, भारतीय संविधान 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत सांसदों तथा विधायकों के एक दल से दूसरे दल में परिवर्तन की स्थिति में उनका संसद अथवा विधानमंडल में अयोग्यता हेतु प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) में है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तो किस में है, अनुच्छेद 164 में। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्य मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है, ये आपको पहले बता चुका हूँ कि नागालैंड नहीं करता है, जबकि मेघालय ममता, आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ममता, तो ये इसमें 6ठी अनुसूची में आते हैं ये, मेघालय, मिजोरम
त्रिपुरा और असम। इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। छठी अनुसूची में आते हैं ये। भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित करता है, जिसके तहत 550 और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन। दोस्तों इसको छोड़िए, अभी फिलहाल ये रद्द हो चुका है, 2 एंग्लो इंडियन, अभी 200 550 ही रह गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम फास्टिंग मत होता है? तो किस में है? अनुच्छेद 100 में बताया गया है कि स्पीकर के पास लास्ट में एक वोट बचता है, वो किसको दे किसको न दे, वो डिसीजन उसके हाथ में है। निर्णायक वोट होता है वो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या है? बजट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक विवरण को क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। और सबसे पहले किसने किया था? R के षणमुगम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? तो किस में है? प्रथम अनुसूची में है। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? अनुसूची प्रथम में। आगे आते हैं प्रिलिम्बम, बोले तो प्रिलिम्बल प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं। के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को जोड़ा। तो किसमें? अनुच्छेद 368 में। बोले तो संविधान संशोधन का अधिकार किस में है? 368 में। तो किसके द्वारा किया था? अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद में संविधान में संशोधन किया। याद रखना, ये क्वेश्चन है, ये ऊपर भी बता दिया मैंने। और देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़े गए थे? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। कब जोड़े गए थे? 1976 में। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अभी वहीं पूर्व में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या जोड़ा था? देखिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द है ना, पंथ निरपेक्ष, इसी को धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये जोड़ा था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 3 शब्द जोड़े थे 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द गणराज्य का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। गण यानी लोग और लोगों द्वारा चुना गया राजा, तो गणराज्य कहा जाता है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदलकर, वही क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्र की एकता अखंडता को कर दिया। तो वही क्वेश्चन आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द किस संशोधन, वही क्वेश्चन बार बार में आ रहा है। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है, कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रस्तावना। याद रखना, एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है, प्रस्तावना कहलाती है। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। याद रखना, 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। दोस्तों, बैटरी चार्ज हो चुकी है, अगली वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। फिलहाल और देख लो, जब तक चले, जब तक निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो किसमें किया गया? संविधान की प्रस्तावना में, राज्य की नीति निर्देशों में। तो किसमें किया है? संविधान की प्रत्यक्ष प्रस्तावना में। आगे आते हैं, भारत द्वारा धर्मनिरपेक्ष स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो क्या प्राप्त है? अपनी इच्छानुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही होता है। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? तो किस में होती है? प्रस्तावना में होती है। संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? तो किस में दर्शाता है? प्रस्तावना में दर्शाता है।
निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन करिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। प्रस्तावना में निहित गणराज्य का ही अर्थ क्या है, किसको इंगित नहीं करता है? तो देखिए, ये देश के सर्वोच्च पद जहां राष्ट्राध्यक्ष इस वंशानुगत राज्य होता है, ये गलत है, जबकि और सही है। भारत में संविधान की प्रस्तावना प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। तो किसको सूचित करता है? कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। आगे दोस्तों नागरिकता आती है। नागरिकता हम सिटीजनशिप बाद में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में ज़रूर लेके आएंगे। कमेंट जरूर करना है दोस्तों, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेट मिले कि हाँ भाई हमें ज़रूर देना है ये।